राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने एक्टर अब्दुल रशीद नाज, जो कि IAS एनिमी ऑफ द पीपल की शूटिंग के सिलसिले में हमसे मुंबई में मिल रहे हैं। अब्दुल रशीद नाज 9 सितंबर 1948 को पेशावर में जन्मे अब्दुल रशीद नाज भारतीय उपमहाद्वीप के एक जाने माने अभिनेता हैं। रशीद ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत पश्तो फिल्म ज़मा जंग यानी मेरी जंग से की थी। उर्दू और पश्तो भाषा के कई नाटकों में काम करने वाले अब्दुल रशीद नाज का एक था गांव पहला उर्दू नाटक था, और सैयद नूर की डकैत उनकी पहली उर्दू फिल्म थी। हिंदुस्तानी दर्शकों ने अब्दुल रशीद नाज को शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए में पहली बार देखा और उनकी अदाकारी के कायल हो गए। एक लड़के को बेदीन होने से बचाना जरूरी था या उसका मर्जी का होना ना होना? मुसलमान लड़की का गैर मजहब में शादी करना जायज नहीं है। अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं और ज्यादा धूम धड़के से पोस्ट की काश करूं, सारी की सारी वेस्ट को भेज दो, वेस्ट को। अब्दुल रशीद नाज ने हाल ही में आई नीरज पांडे की फिल्म बेबी में विश्वव्यापी आतंकवादी संगठन के मुखिया मौलाना अब्दुल रहमान का किरदार निभाया है। अभी खबर मिली है कि मेरे सर मोहम्मद रहमान के सर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। अब्दुल रशीद नाज को नायाब अदाकारी के लिए 2009 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशामदीद प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जहमत की इतनी, जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ आपको। मैं भी आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त निकाला। हमें बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन में पाकिस्तान का सूबा है पुख्तूनख्वा, वहाँ में पैदा जी, और वहीं से मैंने मैट्रिक तालीम हासिल की। और क्योंकि हमारा आबाई पेशा तिजारत था, मेरे दादा भी तिजारत करते थे, फिर मेरे वालिद ने उसको कंटिन्यू किया। फिर मैंने मैट्रिक के बाद मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ था ही नहीं, तो मैंने भी उसी पटरी के ऊपर चलना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं हर साल अफ़गानिस्तान जाता था। अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ खेत में ख़रीदता था, जिनको फल लगे होते थे उसमें अंगूर, सेब और खुबानी और गर्मा, ये मैं वहाँ से ख़रीद के डेली, जिस तरह के आजकल तो नहीं आते, बहुत कम आते, पहले ये होता था कम से कम 120-150 ट्रक आते थे गर्मे के पाकिस्तान जी, और 80 डब्बे 100 अंगूर के आते थे, इस तरह 40-50 सेब के आते थे, इस तरह 10-15 खुबानी के आते थे। तो मैं 3 महीने वहाँ परमानेंट मेरा कमरा होता था, मैं लेके वहाँ रहता था, और वहाँ से जो मेरी ख़रीदारी होती वो मैं बेचता था। तो पेशावर में वाले साहब होते थे, तो वो यहाँ रिसीव करके यहाँ से आगे फिर पिंडी, लाहौर, कराची तक उनको भेजते थे। इस तरह ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। तो बीच में सैलाब आ गया, मशरक़ी पाकिस्तान था उस वक्त, बांग्लादेश नहीं था जी। तो हम एक 11 दोस्त थे जी, ये बड़ी अजीब सी कहानी है, ये लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में कहता हूँ कि हम 11 दोस्त आज 45 साल पहले से इकट्ठे हैं, जिसमें से 7 रह गए। हमने अचीव क्या किया दोस्ती में? 4 कहाँ गए? फोत हो गए। अच्छा। 45 ईयर्स हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे फैमिली रिलेशन है। हम हर वीक में बाहर मिलते थे, इकट्ठे चाय पीते थे। तो वहाँ बैठ के हम सबने एक डिसीजन लिया,
तो उस वक्त मैं तो था ही मैट्रिक, तो किसी ने FA किया हुआ था, किसी ने कुछ किया था, किसी ने कुछ, तो बैठ के सोचा कि आगे तो बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है, तो क्या करें। तो एक डिसीजन लिया कि सब पढ़ते हैं। मुश्किल वक्त कैसे आ रहा था? मुश्किल वक्त ये था कि हर आने वाला दिन मुश्किल होता जा रहा था, कीमतें बढ़ रही थी चीज़ों की। यानी मुझे याद, जब मैंने शादी की 120 रुपए का तोला सोना लिया मैंने, आज वो 50,000 रुपए का तोला है। जी। तो वो वक्त और आज का वक्त, तो ये सोच के हमने क्या कि नहीं, आगे पढ़ना चाहिए, हमें कुछ करना है। तो आप यकीन करें कि जो बुक बाइंडिंग की दुकान पे मेरा दोस्त बैठता था, आज उसके बेटे ने 12 लाख किया हुआ है, वो बहुत बड़ा लाज चैम्बर चला रहे हैं। जो एक इंस्टीट्यूट में क्लर्क था, माशाल्लाह वो एज ए लेक्चरर रिटायर हुआ, उसके बच्चे बड़ी अच्छी तालीम। तो इस तरह सब लोग जितने थे। और आप एक्टिंग की तरफ राग़िब हुए? मुझे वही बात वहीं से कट करके मैं आया कि 71 में जब सैलाब आया मशरक़ी पाकिस्तान में, तो हमने कहा जी हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। माशाल्लाह सारे जवान थे, तो उन्होंने कहा इसके लिए एक वैरायटी शो करते हैं। तो हमने एक वैरायटी शो अरेंज किया उनके लिए, फंडिंग के लिए। तो वहाँ से मुझे टीवी ने पिक किया 71 में। तो पहला मैंने वहाँ का लोकल लैंग्वेज है पश्तो ड्रामा वो किया मैंने। तो 71 आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चल रहा है। तो ज़्यादातर एक तरह के कहिए कि टेलीविज़न से ही आपकी शुरुआत हुई। टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न पे आप एक बेहद जाना पहचाना नाम है, आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ये अल्लाह का एहसान है। सिनेमा की तरफ फिर कैसे आए? अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि सिनेमा में आज भी मुश्किल समझता हूँ टेलीविज़न से। तो मैं खौफज़दा था। तो एक दफ़ा जैसे कि हम सब लोग जाते हैं, साल के अंदर 10-15 दिन की छुट्टियाँ होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो इस तरह मेरा भी एक रूटीन था कि हमारे जो स्कूल फेलोज़ थे वो कॉलेज में जाके उन्होंने इंडस्ट्री की तरफ निकल गए थे। तो वहाँ से हमारा पश्तो फिल्में शुरू हुई बननी। तो पश्तो फिल्म कब बनी होगी? पहली पश्तो फिल्म कब बनी होगी? पहली पश्तो फिल्म मेरा ख्याल में कि 67-68 में बनी शायद। 67-68 में जी। तो वो हमारे जो दोस्त कॉलेजों से निकल गए, वहाँ कोई जाके एक्टर बन गया, कोई असिस्टेंट बन गया, कुछ बन गया, कुछ बन गया। तो हम जब वो चक्कर के लिए 15 दिन के लिए लाहौर चले गए, तो उनमें से एक मेरा दोस्त जो डायरेक्टर बना, तो उसने कहा यार फिल्म में काम करो। वो मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता ये का। उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, 10 दिन आपको इंडोर 10 दिन आउटडोर करना पड़ेगा। मैंने वो मुश्किल हाँ कर ली, और 10 दिन इंडोर भी उनकी करा के आ गई, आउटडोर भी करा ली। फंसा जाके कहाँ, जब डबिंग का टाइम आया। और मैं आज भी फिल्म से इसलिए भागता हूँ कि डबिंग ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम लगता है। अच्छा अच्छा, पश्तो में ये बताइए मुझे कि क्या फ़िल्म बनाना, फ़िल्म एक फ़न के तौर पर, क्या वो एक मायूब आर्ट मानी जाती है अफ़गानिस्तान में? पश्तो में मायूब नहीं जानी जाती। हमारा जो कल्चर है, अब मैं आपको अजीब सी बात करूंगा कि पश्तो ख़वातीन आपको हमारी पश्तो फिल्मों में 2% भी नहीं मिलेंगी। जो फिल्म में काम करते हैं पश्तो फिल्म, उसमें 2% भी पश्तो स्पीकिंग नहीं है। फिर वो कहाँ से आती है? वो लोकल है वहाँ की, लाहौर की। उनकी पश्तो में डबिंग होती है। अच्छा यार ये हैरान कुन बात है बिल्कुल कि 2% जो होंगे वो पश्तो स्पीकिंग लोग होंगे, ख़वातीन स्पेशली। बाकी सब वहीं की लोकल है जिसकी बाद में डबिंग करते हैं। और आप इस वक्त हैरान होंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस पश्तो फिल्में कर रही। अच्छा हाँ, पंजाबी नहीं कर रही, उर्दू तो बनती बहुत कम है। जहाँ कहीं 50-60 फिल्में बनती थी, अब वहाँ साल में 3-4 फिल्में बनती हैं उर्दू की, पंजाबी की 7-8 बनती है। उसके मुकाबले में पश्तो की 20-25 बनती है। और वो 20-25 भी कमा के दे के जाती हैं पैसे, वो मुकाबले पंजाबी और उर्दू के। रशीद साहब, बातों का ये सिलसिला बहुत दिलचस्प है, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं।
अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने एक्टर अब्दुल रशीद नाज के साथ। अगर हम अपने आप को जिस दिन एक समझ लेंगे, हमारी बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हैं, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हैं। हमें भी उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको भी उस तरह इस्तेमाल किया है जिस तरह मुल्ला को इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर अब्दुल रशीद नाज, जो कि फ़िल्म ISIS एनिमी ऑफ द पीपल के सेट पर हमसे मिल रहे हैं। नाज साहब, आपने कहा कि जो पश्तो की फ़िल्में हैं वो ज़्यादा कारोबार करती हैं वहाँ पाकिस्तान में। ख़ुद आप पश्तो के अलावा और किन ज़बानों में काम करते हैं, और हिंदुस्तान में यहाँ हम आपको आमतौर पर नेगेटिव रोल्स के लिए जानते हैं, तो इस तरह हमें बताइए कि क्या वहाँ भी आप नेगेटिव रोल्स के लिए आपकी जो कद काठी और चेहरा मोहरा है जो वो क्या नेगेटिव रोल्स के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है? खुशकिस्मती से मैंने नेगेटिव रोल बहुत किए जी, और मैंने पॉजिटिव रोल भी किए, मैंने करैक्टर रोल भी किए, लेकिन शायद इस नेगेटिव रोल में मुझे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और फिर एक फिल्म आई हमारी जो बड़ी पॉपुलर हुई, खुदा के लिए जी। वो सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मैंने मौलवी का रोल किया। तो उस मौलवी के रोल के बाद मुझे हिंदुस्तान में 3 ऐसी फिल्में करनी पड़ी। उस मौलवी के रोल के लिए मुझे 3 फिल्में यहाँ और करनी पड़ी, जिसमें मैं अब भी बैठा हूँ, ये भी मौलवी है जी। और ये जो दाढ़ी है आपकी, ये मसनूई है या आपकी है? ये बिल्कुल मसनूई है। एक्टर तो मूछे भी नहीं रख सकता, दाढ़ी तो बहुत दूर की बात। जी, आपने कहा खुदा के लिए। बिल्कुल, खुदा के लिए का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा ख़तरनाक कैरेक्टर है जिससे मतलब आपको नफ़रत हो जाती है एक फ़िल्म के एक मकाम तक पहुंचते पहुंचते। ज़ाती तौर पर आप जब उस कैरेक्टर के साथ होते हैं और जो जिस माशरे में आप रहते हैं, इन दोनों के बीच में आपको जो दुनिया दिखाई देती है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, रोल नेगेटिव, मुझे उससे करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक खुशी ज़रूर होती है कि आप जो रोल प्ले कर रहे हो उससे अगर वो देखने वाले नाजरीन 2 लोग भी सबक सीख लें, तो मेरे ख्याल में मैंने जितनी मुश्किल गुजारी है उसको रोल को करते हुए मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं कहीं किसी जगह पे कोई इस्लाह का काम कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँ, वो किसी भी कैरेक्टर में क्यों ना हो। अक्सर लोग बातें करते हैं कि आप तो नेगेटिव रोल ही करते हैं। मैंने कहा ये रोल इसलिए होते हैं कि लोगों को बताते हैं कि माशरे में ऐसे लोग बहुत हैं भाई, ज़रा एहतियात से चलो। तो 2 के पल्ले में भी हमारी बात पड़ गई, तो हमने तो अपना काम कर लिया जी। ख़ुद अगर खुदा के लिए को देखें तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स और सोसाइटी, उसके बीच उसको लेकर किस तरह का रिएक्शन रहा होगा उस वक्त? देखिए जी, उसका रिएक्शन जो भी रहा, लेकिन एक बात बताऊं कि एक जंग हम पे मुसल्लत है जी। लोग 9/11 के बाद कहते हैं, मैं कहता नहीं, उससे बहुत पहले से एक जंग हम पे मुसल्लत की गई है, और माजरत के साथ, बदकिस्मती के साथ उसका ईंधन हम बनते जा रहे हैं। वो मज़हब का नाम इस्तेमाल हो रहा है, मज़हब के लिए नहीं हो रहा। आप कोई काम कर रहे हैं ना कि मज़हब का नाम लेके कर रहे हैं तो उस मज़हब को कोई फ़ायदा भी हो उससे, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ मज़हब के नाम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो जो 11 दोस्त थे जिसमें से 7 बचे, जी, बाकी लोगों ने अपने अपनी राह ली और आपने एक्टिंग की राह ली। ये ज़िंदगी आपको कैसी लगती है? मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो करैक्टर मिले मैं उसको समझ पाऊँ।
अगर तो मैंने उसको सही तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो उसको करते हुए बड़ी खुशी होती है मुझे। लोग शायद थकते हैं काम करते हुए, लेकिन मैं सुबह भी कह रहा था कि भी अब मुझे देख लें और जिस वक्त आप रिकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे उस वक्त मुझे देखिए, मैं उस वक्त ज़्यादा फ्रेश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे ज़्यादा फ्रेश हूँ, सिर्फ आवाज़ गड़बड़ कर रही है इसलिए कि अच्छा लगता है। तो जब आप शौक से काम कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। वो अलग बात है कि बहुत लोगों को, बातों को पसंद ही नहीं आएगा। वो कहेंगे यार क्या पड़ गया मुल्लाओं के पीछे, यार कुछ ये कहेंगे, कुछ ये नहीं, पता नहीं उधर से तो बड़ा माल मिला होगा भाई, वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ इसको, ये भी होगा। लेकिन मुझे मुसरत ये होगी कि लोग उसे देख के उसे सबक हासिल करेंगे कि यार अगर इस माशरे में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं तो कौन कर रहा है, इन लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है, इनको रोकने वाला कहाँ से आएगा। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मुझे जितना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है जी, उतने यकीन से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी जो ये नई नस्ल निकल रही है माशाल्लाह बहुत समझदार है। और आज से 40 साल पहले जब मैं जवान था तो मैं शायद इतनी जल्दी इसको पिक नहीं कर पाया। आज के जवान ने असल मसले को पिक कर लिया है, सिर्फ उनको रास्ता बताने वाला चाहिए, सही रास्ता बताने वाला। तो ये हमारी कामयाबियों की ज़मानत है। मैंने हमारी इस्तेमाल किया, अपनी नहीं, इसलिए कि हम एक ही हैं। अगर हम अपने आप को जिस दिन एक समझ लेंगे, हमारी बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हैं, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हैं। हमें भी उसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको भी उसी तरह इस्तेमाल किया है जिस तरह मुल्ला को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारे नए बच्चे इंशाल्लाह आके नहीं होंगे इस्तेमाल, ना आपके बच्चे ना हमारे बच्चे इंशाल्लाह। रशीद साहब अभी फिर एक ब्रेक ले लेंगे और ये दिलचस्प बातों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने एक्टर अब्दुल रशीद नाज। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं अब्दुल रशीद नाज के साथ। अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम जंग से परहेज करें। हम अपने लिए, पाकिस्तान हो कि हिंदुस्तान हो, हम अपने लिए अमन के रास्ते तलाश करें। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं गुफ्तगू, और गुफ्तगू में जाने माने एक्टर अब्दुल रशीद नाज हैं हमारे साथ। रशीद साहब, एक्टिंग के अलावा जो वक्त बचता है उसमें आप क्या करते हैं? अब तो आराम करता हूँ, कंप्लीट आराम, बस। अब तो आराम करते हैं जब आपने कहा, इसका मतलब पहले आराम के अलावा भी कुछ किया करते हैं? बिजनेस करते थे जी, बिजनेस चलता था, उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब अल्लाह का एहसान ये है कि अब भी किचन चल रहा है, इसके अलावा भी। तो ये एक शौक़ है, और शौक़ के साथ जूं जूं मैं जिस एज में आ गया हूँ, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते हुए अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ शायद मुझसे ऐसा कोई काम हो जाए जिससे किसी भी लोगों के पल्ले में कोई अच्छाई पड़ गई तो मैं समझूंगा कि मेरी आखिरत संवर गई। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हम सब एक ही हैं एक तरह से। देखिए, ठीक है कि इस किसी तारीख़ के किसी मकाम पे अलग हुए, लेकिन हमारी जो मेमोरीज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनमें बहुत एक साझापन है। जब आप हिंदुस्तानी फ़िल्मों को देखते हैं तब आपका क्या, उस पर क्या राय आपकी बनती है? हिंदुस्तानी फिल्में कल भी बन रही थी, आज भी बन रही और कल भी बनती रहेंगी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि माशाल्लाह बहुत आबादी बहुत है,
तकरीबन 1.5 अरब से तो बढ़ गई होगी जी। तो यहाँ मार्केट बहुत बड़ी है आपके पास। कल भी आपकी फिल्म अच्छा बिजनेस करती थी, आज भी कर रही है। अगर बाय द वे नहीं भी करती तो उसको उतना लॉस नहीं करना पड़ता जितना कि हम छोटे से पाकिस्तान में एक फिल्म पे 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हमारे 4 सूबे हैं। उर्दू ने कहाँ चलना है? कराची में चलना है। पंजाबी ने कहाँ चलना है? लाहौर में चलना है। पश्तो ने कहाँ चलना है? KPK में और बलूचिस्तान में चलना है। एक एक्टर को इस बात की का मलाल रहता है कि उसके अंदर तरह तरह के किरदार करने की सलाहियत है, लेकिन उसे अगर टाइप कास्ट कर दिया जाए कि अब आपको नेगेटिव रोल, तो सब लोग आपको नेगेटिव रोल दे रहे हैं। तो ख़ुद इस प्रोफेशन से, जिस पेशे को आपने चुना, और उसमें अब ये जो टाइप कास्ट वाली सिचुएशन है, ये जब आप देखते हैं तो क्या राय बनती है, क्या लगता है? मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं, इसलिए नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि जो 40-50 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है ना जी, तो उसको अपने किरदार के लिए एक परफेक्ट आदमी चाहिए। अभी मैंने फिल्म की इससे पहले बेबी जो रिलीज हुई, नीरज पांडे जी ने खुदा के लिए देखी थी। उस वक्त से मैं उनके ज़हन में था, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को यहाँ पाला, फिर उसको अपने शौक़ के साथ, जो उसका काम है, जो वो करते आ रहे हैं, वो अपने वतन के लिए लिखते हैं, वो अपने वतन के लिए फिल्में बनाते हैं। तो उस मौलवी को उसने वहाँ एडजस्ट किया ला के, वरना यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि जिनको हम पूजें भी तो कम है, लेकिन उसने मुझको बुलाया। अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि मौलवी तो मौलवी वहाँ भी किया, यहाँ भी किया, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा हो कि खुदा के लिए वाला मौलवी अलग लगे और ये अलग लगे। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपको कैसा लगा कि वो मौलवी को अलग था, ये को अलग था। और बिल्कुल आखिर में आपसे ये पूछेंगे, हालांकि बातें इतनी दिलचस्प हैं कि लगता है कि ये बातों का सिलसिला आगे भी चलता ख़त्म ही ना हो लेकिन हमारे वक्त की भी कुछ मजबूरियां हैं। कोई एक ऐसा सवाल जो मुझे पूछना चाहिए था आपसे और मैं नहीं पूछ सका और आप उसका जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, तो ये वो मरहला है जहां आप हमको कह सकते हैं। मैं शायद अपनी एज के हवाले से या अपनी आने वाली नस्लों के हवाले से अगर कोई बात करूंगा जी, तो इस वक्त हमारे पास अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम जंग से परहेज करें। हम अपने लिए, पाकिस्तान हो कि हिंदुस्तान हो, हम अपने लिए अमन के रास्ते तलाश करें। हमारी बका, हमारी नस्लों की बका इसमें है कि हम अमन का रास्ता तलाश करें। और मैं फिर आपको यकीन से कहता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात पे जितना यकीन है उतना मुझे अपनी इस नई बढ़ने वाली नस्ल पे यकीन है कि ये अमन की तरफ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने इतनी अच्छी बातें की और हमारे लिए इतना वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मैं इसके लिए आपका मशकूर। नहीं, आपके साथ वक्त मिलकर हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त अफजाई होती है, हमारी इज़्ज़त अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे अब्दुल रशीद नाज, एक जाने माने एक्टर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में, तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।